प्रोमीथियस के नाम से कोई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो प्रोमीथियस, वालिद अनम्यूट भाई, करें। क्या हाल है? खैरियत? ठीक हो? ठीक ठाक भाई, आप कैसे? मैं ठीक, फिट। और फिर आज मैं वो देख रहा था, क्या नाम है, अवेज भाई और राजा साहब का जो डिबेट है आज, वो मैं देख अच्छा। रहा था। तो इसमें एक बात है कि राजा साहब ने एक बात की, कह रहे थे कि मतलब जो कॉन्शियसनेस है इंसान में कहाँ से आता है। तो इस पे आप कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि कैसे आता है, कैसे क्रिएट होता है? क्योंकि अवेज भाई तो बता रहे थे मतलब इंसान में एक क्रिएट होता है कॉन्शियसनेस। तो इस पे यार आप वो कुछ वो बताएंगे? वो बंदा एवोल्यूशन पे डिबेट कर रहा था या फिर कॉन्शियसनेस पे डिबेट कर रहा था? अच्छा गालिब भाई, ये तो कॉन्शियसनेस तो एवोल्यूशन का पार्ट है ना, एक अगर आप नहीं, समझते आपको हैं तो। किसने कहा कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन का पार्ट है? यार एवोल्यूशन क्या चीज? एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये है कि जिंदगी बदलती है एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, सिर्फ इसका नाम है। अच्छा ठीक। कॉन्शियसनेस तो कहां से वैसे भी आती मैं, है? जी जी, तो कॉन्शियसनेस कहां से आती वैसे है? भी, इसके लिए इसका एवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है? यानी इन मुल्लों की ये आदत है कि एवोल्यूशन के ऊपर डिबेट हो तो उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर मिर्च मसाला भी डाल दो, धनिया भी डाल दो, गरम मसाला भी डाल दो, सारा कुछ ठीक है, ये डाल देते हैं सब कुछ। हाँ ये तो है, यानी थोड़ा टॉपिक से इतने, हट के था मतलब लेकिन। ये तो बेवकूफी की बात है ना कि ये बंदा एवोल्यूशन के ऊपर डिबेट में कॉन्शियसनेस के क्वेश्चन पूछ रहा है। एवोल्यूशन का बिल्कुल कॉन्शियसनेस से, एवोल्यूशन को साबित करने के लिए कॉन्शियसनेस कहां से आती है ये साबित करने की जरूरत नहीं है। यानी इन मौलवियों का ये मसला है कि जो जो चीज के ऊपर साइंस के अंदर अभी डेवलपमेंट हो रही है ना, या अभी फाइनल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले, वो सारा कुछ एवोल्यूशन की डिबेट में डाल दो, क्योंकि हम जाहिल हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल तो बात बिल्कुल। सीधी सीधी डिसऑनेस्टी है कि एवोल्यूशन के ऊपर, एवोल्यूशन में सिर्फ ये साबित करना होता है भाई, जो कि मेरे साथ जब इस हजरत की डिबेट हुई थी तो मैंने इस पॉइंट को 10 बार इसे किया था क्लियर, मगर जाहिर बात है कि वो तो, जाहिर बात है मौलाना हजरत हैं तो उनको, उनका तो यही हाल है ना। ठीक है, मैंने 10 बार ये बताया था कि एवोल्यूशन को साबित करने के लिए सिर्फ ये काफी है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में बदल रहा है, बस एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि और अच्छा, इससे इनका जो दावा है ना कि खुदा ने सब जानदारों को उनकी फाइनल फॉर्म में बनाया है, कुरान के मुताबिक भी और बाइबल के मुताबिक भी। यानी कुरान और बाइबल ये बात मानते हैं असल में कि खुद जो बकरा आज जमीन पे आपको नजर आ रहा है ना, खुदा ने इसे एक ही गो में बिल्कुल बकरा बना दिया था। ठीक है, ये बात है। तो ये चीज है, ये बातें अभी इस तरह की बातें करने से हमें साफ ये बात पता लगती है कि अगले बंदे के पास किसी बात का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, हाँ, मगर आप क्या कॉन्शियसनेस के रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि कॉन्शियसनेस कहां से आती है, या फिर आप जो है वो क्या करना चाहते हैं कि कोई और बात है? मुझे बताएं, क्या आप चाहते नहीं हैं कि यार मैं आपको गालिब भाई, मैं वही ना, वही मैं अक्सर मैं मुझे नहीं समझ आया कि इस तरह से क्या है। मैं समझ रहा था शायद कॉन्शियसनेस उसी का ही कोई पार्ट हो, शायद एवोल्यूशन से कोई रिलेट कोई पार्ट करता हूँ। नहीं, कोई पार्ट नहीं। कॉन्शियसनेस का इससे क्या ताल्लुक है? कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन की डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अब कॉन्शियसनेस पे डिबेट हो सकती है, और कॉन्शियसनेस पे जो डिबेट है उसमें किसी मुल्ले के पास या किसी पादरी के पास या किसी पंडित के पास जीरो भी बातें करने के लिए नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, आपकी बात सही है, मैं मतलब किसी को मतलब मानता नहीं हूँ। आप खुद को मतलब एज एग्नोस्टिक में मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कोई मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि मैं इसको डिफाइन कर सकूँ। तो मैं चलें एज ए हम लर्नर आपको कॉन्शियसनेस के बारे में पिछले, बात कर लेते हैं ना। ठीक ठीक, ठीक है सर। देखें, हमारा ब्रेन है ना, ये हमारा ब्रेन है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, सब्सटेंशियल सर भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन है, सही है, यूं करके सारा हम ब्रेन है ये। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ये दरमियान से ना इसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये ठीक। लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है। सही है, हम जरा, सॉरी, हाँ, बल्कि इसे राइट कर देते हैं, जिसका है उसके परस्पेक्टिव से देखते हैं। अब ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है जो कि सुनने के लिए होता है। ठीक है, और इस तरफ एक होता है जो कि किसके लिए होता है? बोलने के लिए होता है। एक को कहते हैं ब्रोकाज एरिया, एक को कहते हैं वर्नैकीज एरिया। ठीक है, अब मसला ये है कि ये दोनों के दोनों जो है ना, एक लेफ्ट ब्रेन में है, एक राइट ब्रेन में है। यानी और दरमियान में एक ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, ये जो है ठीक ना, है। ये ब्रेन के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। यानी यहां से नर्व्स जा रहे हैं, अगर ब्रेन का ये हिस्सा है ना, ये वाला,
इसने अगर ब्रेन के इस हिस्से के साथ कनेक्ट होना है तो यहां से एक नर्व्स की कनेक्शन जाएंगे और यहां जाके ये जुड़ेंगे। अगर इसने इस ब्रोकास एरिया ने वर्नैकी एरिया से कनेक्ट होना है तो यहां से जाके इधर से गुजरेंगे। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसमें इसको दरमियान में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। कॉर्पस कॉलोसम जो है ना, इसको दरमियान से काट दिया जाता है। तो इसको कहते हैं ये जो कॉर्पस कॉलोसम है ना, इसको दरमियान से काट देते हैं। ठीक है, ये एपिलेप्सी में हो सकता है। ठीक है, खास शदीद किस्म की एपिलेप्सी में इसे काट दिया जाता है कॉर्पस कॉलोसम को, और इस सर्जरी को कहते हैं कॉर्पस कॉलोसमी। ठीक है, कॉर्पस कॉलोसमी के नाम की जो सर्जरी होती है ना, उसके बाद अगर एक आदमी को इस तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके लेफ्ट ब्रेन के हिस्से को जा रही है, जैसे कि यहां पे राइट ब्रेन के हिस्से को जा रही है। ठीक है, तो अब एक और चीज है, ये आपकी लेफ्ट आंख है, ये आपकी राइट आंख है। ठीक है, लेफ्ट आंख जो होती है ना, वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। राइट आई जो है लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जो राइट आई है ना, लेफ्ट आई है, वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अब क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट्स को ना, जिनका दरमियान से काट दिया होता है कॉर्पस कॉलोसम, उनको अगर लेफ्ट आई में कुछ दिखाएं, ठीक है, तो असल में राइट ब्रेन को पता होता है कि लेफ्ट आई में क्या दिखाया गया। अगर मैंने उसे यहां पे एबीसी दिखाया ना, तो इस साइड को ब्रेन की को पता होगा। मगर इस आंख को हम बंद कर दें और उस बंदे से ये पूछें कि ये बता कि ये क्या है, हमने क्या तुझे दिखाया, तो वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि उसको क्या दिखाया गया। ठीक है, इसी तरह अगर उस आदमी को एक सर्कल यहां पे दिखाएं, ठीक है, और उससे पूछें कि क्या है, सिर्फ और उसकी राइट आई को बंद कर दें और लेफ्ट आई को बंद कर दें, राइट आई को दिखाएं तो लेफ्ट ब्रेन को पता होगा कि क्या है, और उसे कहा जाए, उसको फिर दिखाने के बाद बंद कर दिया जाए और उसके राइट ब्रेन से पूछा जाए, यानी फिर उसकी लेफ्ट आई को मतलब उसकी राइट आई को कवर कर दिया जाए और लेफ्ट आई के थ्रू से दिखा के ये पूछा जाए, उसे 3-4 साइन दिखाए जाए, सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल, और उससे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा तुझे दिखाया गया था, तो उसको पता ही नहीं होता कि कौन सा दिखाया गया था। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि दिमाग के ये दो पोर्शन, लेफ्ट और राइट, ये सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। दोनों हेमिस्फेयर होते हैं ना, वो अलग अलग, दोनों हेमिस्फेयर सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, और अगर इन दोनों का कॉर्पस कॉलोसमी के जरिए कनेक्शन आपस में तोड़ दिया जाए तो ये दोनों दो डिफरेंट ब्रेन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो कॉन्शियसनेस की अगर बात की जाए तो कॉन्शियसनेस के बारे में क्वेश्चन हमेशा ये था कि कॉन्शियसनेस जो है वो कोई स्पिरिचुअल चीज है क्या वो कोई नॉन फिजिकल चीज है, मेटाफिजिकल, ठीक है, कह लें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये हमें ये बताता है कि कॉन्शियसनेस एक प्योरली फिजिकल फिनोमेना है, और दिमाग में होने वाली चेंजेस इंसान की कॉन्शियसनेस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई वो जो हजरत का आपने नाम लिया है, अगर वो शख्स ये कहे कि कॉन्शियसनेस कहां से आती है, तो उसका जवाब आपके लिए दे रहा हूं कि कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग से आती है। और कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग से आती है, इसका ये सबूत है कि दिमाग में अगर कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जाएं तो दिमाग की कुछ एबिलिटीज जिनको हम समझते हैं कि वो कॉन्शियसनेस की इननेट प्रॉपर्टीज हैं, वो चली जाती हैं। दूसरी बात यह है कि दिमाग के ही डिफरेंट पोर्शंस एक बात के लिए कॉन्शियस होते हैं तो दूसरी के लिए कॉन्शियस नहीं होते। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि दिमाग के डिफरेंट हिस्से भी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट तरीके जानते हैं और उनके मुताबिक चलते हैं। और कॉन्शियसनेस असल में क्या है, दिमाग के डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल यूनिट्स की एक ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म है, और उसको आपस में डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। तो जब एक इंसान की कॉर्पस कॉलोसमी कर दी जाती है तो उसका दिमाग ही इंटरनली, उसके लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर जब नहीं आपस में कम्युनिकेट कर सकते, मगर हम ये जानते हैं कि वो दोनों फिर भी कॉन्शियस होते हैं, और हमें ये नजर आ रहा होता है कि ये दो सेपरेट कॉन्शियसनेस हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो समझ आ गई है, ये चक्कर है सारा। ठीक है, ठीक। बाकी वही उसी से रिलेटेड। हाँ जी, ठहरें जरा, सब्सटेंशियल सर ने भी कुछ ऐड करना होगा यहाँ पे। जी गालिब, कैसे आप? ठीक ठाक सर, और पैनल में बाकी सारों को सलाम। जी सर, ऐसा है कि
भाई ये जो कॉन्शियसनेस की जो कहानी, आप वो अपनी स्क्रीन सामने रख सकते हैं जो आपका ब्लैक बोर्ड था? अच्छा चलें जी सर, इट वुड बी हेल्पफुल। हम्म, देखिए मामला ये है कि सबसे पहले इस बात को समझें कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां तक कॉन्शियसनेस का एक्चुअल इमर्जेंस के वो कैसे एग्जैक्ट किस मैकेनिज्म के थ्रू इमर्ज करती है उसका इंसानों को नहीं पता, ठीक है? इस बात को याद रखें। कई कंपीटिंग थियरीज हैं, कई लोग हैं जो 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 सीट ऑफ कॉन्शियसनेस को तारीखी तौर पर ये कहते रहे कि वो ढूंढने की हायर ब्रेन के अंदर सेंटर हो सकता है, कॉर्टेक्स के अंदर सेंटर हो सकता है, जो आपके रिसेंट हैं इवॉल्व्ड पार्ट्स हैं उनके अंदर हो सकता है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके पास बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज हैं जो कि इस पर भी पॉइंट करती हैं कि ब्रेन स्टेम जो कि अर्ली पार्ट है एवोल्यूशन का उधर से इमर्ज करती है। कुछ लोग हैं जो कि ये एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं स्टुअर्ट हैमरऑफ और रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर वो जो रिसर्च करते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं ब्रेन में, जिसमें थोड़ा सा क्वांटम फिनोमेनन की बात होती है। जो फिलोसोफर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट मिलके तारीखी तौर पर, तारीखी से मुराद इधर मैं पिछले 25 साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि एवर सिंस 1990s मिड 90s ये टर्म साथ आनी शुरू हुई थी, वो थी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। उस पर भी हम बात करेंगे कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या। जो भी है ये बात तो ठीक है कि ये पूरे तरीके से इसका मैकेनिज्म हमें नहीं पता, लेकिन गालिब ने जो आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ बताया है, ठीक है, ये इस चीज को एस्टेब्लिश कर देता है कि उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो भी है उसकी बेसिस फिजिकल है, ठीक है। ये बात इसको मुकम्मल तौर पर तय कर देती है। क्यों? वो इस वजह से कि अगर एक थर्ड पार्टी स्पिरिचुअल डोमेन होती जहां पर आपकी कोई सो कॉल्ड सोल या कोई कॉन्शियसनेस जो है जिसकी कोई नॉन फिजिकल बेसिस है होती, तो ये जो कनेक्शन सेवर किया है लेफ्ट और राइट ब्रेन जिसकी वजह से अक्सर केसेस में ये डिफरेंट पर्सन्स बन जाते हैं, इनके ख्यालात, इनके ओपिनियंस मुख्तलिफ होते हैं चीजों के मामलात के बारे में। यहाँ तो गालिब ने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि भाई अगर आप फील्ड ऑफ व्यू में एक आंख को कवर कर दें, तो फर्ज करें कि उसकी लेफ्ट आंख को कवर कर दें, तो जब उसकी राइट आंख को दिखाएंगे तो जाहिर बात है कि वो उसको वो इंफॉर्मेशन उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर को अवेलेबल होगी। जब आम तौर पर दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक आंख को बंद करने से फर्क इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो राइट आंख से लेफ्ट हेमिस्फीयर में गई वो थ्रू जो कॉर्पस क्लोसम है उसके थ्रू राइट हेमिस्फीयर को भी एक्सेसिबल होती है क्योंकि दरमियान में इंफॉर्मेशन फ्लो मौजूद है। जब आप उसको काट देते हैं तो जो चीज लेफ्ट हेमिस्फीयर में गई वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही घूम सकती है और जो चीज राइट हेमिस्फीयर में गई वो राइट हेमिस्फीयर में ही रह सकती है। ये तो अब मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल सेटिंग तो आपको क्लियर होनी चाहिए, हमने कई दफा इसको एक्सप्लेन किया। अब क्या हम इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं लेफ्ट ब्रेन के साथ? अगर आप एक एक्सपेरिमेंटर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर से, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट चीजों के बारे में उससे उसके ओपिनियन पूछ सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आपने ये स्टैब्लिश कर लिया कि अगर हमने उसको ये डिफरेंट फिगर्स दिखाई तो वो दूसरे ब्रेन को नजर नहीं आ रही, तो उस सूरत में जो हम अक्सर एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं मैं और गालिब, वो है फेमस एक्सपेरिमेंट रामाचंद्रन का। रामाचंद्रन एक इंडियन एको साइंटिस्ट है, हाँ जी, बिल्कुल। यूसीएसएफ के अंदर प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को, यूसीएसएफ में वो न्यूरो साइंटिस्ट। उनका वो फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि जब लेफ्ट हेमिस्फीयर से पूछा गया इस तरीके से इंफॉर्मेशन देके कि डू यू बिलीव इन गॉड, और जब राइट हेमिस्फीयर से पूछा गया डू यू बिलीव इन गॉड, तो राइट हेमिस्फीयर ने कहा यस और लेफ्ट हेमिस्फीयर ने कहा नो, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में उनके ओपिनियन लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब यहाँ ये सबसे बड़ा एक एविडेंस है कि आपने एक ही स्कल के अंदर टू स्फीयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस को इमर्ज करते होते हुए देखा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा टेलिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, बाद में भी वो जब जो कट जाती है जिनको जो ये स्प्लिट ब्रेन जो केसेस हैं,
बाद में वो रीलर्न भी करते हैं एक ही बॉडी को एज अ होल यूनिट के तौर पे परसीव करने में, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल ये अगर कोई थर्ड पार्टी स्पिरिचुअल डोमेन होता, इतनी आसानी से इस इंफॉर्मेशन को और इन पर्सनैलिटीज को आइसोलेट किया जा सकता था आपके ख्याल से? द फैक्ट कि इन दो पर्सनैलिटीज को, इन दो हिस्सों को इतनी आसानी से फिजिकल इंटरवेंशन से आइसोलेट किया जा सकता है, इसका मतलब है कि वो जो कॉन्शियसनेस एज अ होल थी वो उसकी बेसिस भी फिजिकल ही थी। अगर नॉन फिजिकल होती तो ये मुमकिन ना होता। ठीक है, ये एक बुनियादी इसका है। अदरवाइज इट्स एन ओपन क्वेश्चन कि एग्जैक्टली कैसे इमर्ज करती है कॉन्शियसनेस। हाँ, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी गालिब चलें भाई ठीक मैं है भी परमित आपको हाँ पिछले जी तकरीबन 2 सालों से सुन रहा हूँ, एक साइलेंट लिसनर और एज ए लर्नर आपको सुन रहा हूँ 2 सालों से। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, सब्सटेंशियस आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे इन्होंने कोई 5 पॉइंट्स जो है दिए थे, तो उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने सुना था काफ़ी गौर से। एक तो सबसे ज़्यादा आपने कहा था कि गॉड का कोई मतलब उसका कोई अगर पर्पस है तो वो गॉड ही कैसा हुआ अगर उसका कोई पर्पस है, तो खुदा को तो उसका कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह का मतलब इस तरह के काफ़ी इसका पर्सपेक्टिव अच्छा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक हाजी साहब का भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलें नेक्स्ट टाइम ठीक है इंशाल्लाह। शुक्रिया। हाँ चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया परमित। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।